आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। महाराष्ट्र में एक बार फिर किसान आंदोलन, नागपुर बॉर्डर पर रोका, सीएम के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई। क्लाउड सीडिंग पर आप के नेता दिल्ली सरकार को घेरा, सौरभ भारद्वाज बोले दिल्ली में नहीं हो सकती आर्टिफिशियल रेन। 2022 के बाद मुसलमानों पर सख्त हो गई थी मायावती, अब भाईचारा दिखाकर अपने पाले में लाने की कोशिश। बिहार में शहाबुद्दीन की गढ़ में गरजे सीएम योगी, आरजेडी प्रत्याशी ओसामा का जिक्र कर किया बड़ा दावा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ओवैसी पर बोला बड़ा हमला। इजरायल ने गाजा पर फिर कर दिया एयर स्ट्राइक, 30 से ज्यादा लोगों की मौत, ट्रंप की शांति समझौते की उड़ रही धज्जियां। ब्राजील में ड्रग्स माफिया रेड, कमांडो पर पुलिस का घातक अटैक, हेलीकॉप्टर से बरसाए गए बम, लाशों का लगा ढेर। अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र में किसान कर्ज माफी की मांग को लेकर एक बार फिर आंदोलन कर रहे हैं। किसान यलगार मार्च निकाल रहे हैं। प्रदर्शन के बीच नागपुर से हैदराबाद, नागपुर से जबलपुर और रायपुर जाने वाली सड़कें मंगलवार की शाम 5 बजे से ही जाम कर दी गई है। सड़कों पर हजारों वाहन फंसे हुए हैं। महाराष्ट्र में किसान आंदोलन पर हार जनशक्ति पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री व विधायक बच्चू कुड़ के नेतृत्व में हो रहा है। उनकी पार्टी भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। अभी कल से 2 दिन हो गए आंदोलन का, तीसरा दिन लग गया है और तीसरे दिन में हम अभी रेलवे जाम करने वाले हैं। मुझे लगता है देवा बहू को हमारे किसानों का खून ज़्यादा पसंद है। वो चाहते हैं कि जितने दिन ज़्यादा रुकेंगे उतने ज़्यादा तड़पेंगे। अगर खेत में वैसे हम आत्महत्या करके मरी रहे तो यहाँ हम वही भी पूरा कुंता अरे एम्बुलेंस। अभी आज तो 12-1 बजे के बाद हम रेलवे जाम करने जा रहे हैं। अगर सरकार निर्णय नहीं लेती तो जाम होगा, रेलवे जाम करेंगे। अभी पीएम जी हमारे महाराष्ट्र में आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि उत्पादन दुगना करूंगा और दाम भी दुगना करूंगा। ना दाम दुगना हो ना उत्पादन दुगना होगा, बल्कि हमारे जो किसान है और कर्जे में ज्यादा डूबते जा रहा है, मर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं अगर राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है तो आप दे दो। मोदी जी, आप तो किसान के बहुत भले चाहते थे। जय जवान जय किसान कांग्रेस का नारा बोलते थे आप, मर किसान और मर जवान। आप बोलते मेरे राज्य में जय जवान जय किसान होगा, तो कहाँ गया तुम्हारा नारा मोदी जी? वो नारे की भी याद करते हैं, उनको थोड़ा तकलीफ उठाओ किसान के लिए। अभी तो यहाँ से हम अभी थोड़ा खाना गिना बनाकर हम 12-1 बजे खाना खाने के बाद रेलवे जाम करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि 10 मई को जब से ऑपरेशन सिंदूर अचानक रोका गया तब से लेकर अब तक 56 बार राष्ट्रपति ट्रंप आज सुबह दक्षिण कोरिया में यह कह चुके हैं कि उनकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुका था। फिर उन्होंने फील्ड मार्शल मुनीर की भी खूब तारीफ की। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की भी तारीफ की है। वो बार बार ऐसा कह रहे हैं, इससे पता चलता है कि उन्होंने भारत पर दबाव डाला था। 10 मई से जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर अचानक रुकवाया गया, उस समय से आज तक 56 बार राष्ट्रपति ट्रंप, 56 बार, 1 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 56 बार आज सुबह साउथ कोरिया में ये कहा है कि मेरी वजह के वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा था, उसको मैंने रोका। 2 परमाणु हथियार वाले देश के बीच में ये युद्ध था। मेरे वजह से, मेरे कहने की वजह से, मेरे दबाव की वजह से ये युद्ध रोका गया। ऑपरेशन सिंदूर हमारे प्रधानमंत्री ने रोका, मजबूर हो गए। और मैंने उनको कहा, यानी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा फील्ड मार्शल मुनीर को और शहबाज शरीफ को, प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, और भारत के प्रधानमंत्री को भी, कि अगर आपको व्यापार समझौता चाहते हैं, हम ट्रेड डील चाहते हैं अमेरिका से, तो ये युद्ध अभी आप समाप्त कीजिए। 56 बार उन्होंने कहा है
और आज सुबह जो उन्होंने साउथ कोरिया में कहा है, और फिर से फील्ड मार्शल मुनीर की खूब प्रशंसा की है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की खूब प्रशंसा की है, और हमारे प्रधानमंत्री को तो उन्होंने कहा है कि हमारे दोस्त हैं, वो तो बार बार कहते रहते हैं, पर 56 बार उन्होंने कहा है। और आज स्वघोषित 56 इंच की छाती का पर्दाफाश हो चुका है कि व्यापार समझौता को लेकर उन्होंने दबाव डाला भारत पर। उन्होंने प्रधानमंत्री को बार बार कहा, दो बार बात की उन्होंने कहा, तो 4 दिन का युद्ध था, 2 बार उन्होंने बात की, और उन्हीं के दबाव के कारण भारत मजबूर हुआ ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पहली बार मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी ने मिलकर पीडीपी के एक विधेयक को खारिज कर दिया है। पीडीपी को झटका देते हुए दोनों पार्टियों ने उनके द्वारा पेश किए गए एंटी बुलडोजर बिल को खारिज कर दिया है। यह बिल उन स्थानीय निवासियों को सरकारी जमीन पर बनने अवैध निर्माणों का मालिकाना हक देने की कोशिश कर रहा था, जो बीते 20 सालों से उस भूमि पर रह रहे हैं। देखिए, ये बात तो क्लियर है कि अगर पीडीपी ईमानदारी से जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बिल लाना चाहती थी, कम से कम हमसे बात करती। कौन सा बिल है? जम्मू कश्मीर के हित में कोई भी पार्टी किसी तरीके का बिल जो लेके आएगी जो जम्मू कश्मीर के लोगों में के हित में होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस आजादी से लेकर आज तक हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में फैसले करती आई है, और यहां भी नेशनल कॉन्फ्रेंस कदाई ये ना करती कि हम इस बिल के खिलाफ जाते। लेकिन जो बिल आया, उस बिल की परिभाषा, भाषा और उस बिल का पीछे जो माइंड है वो एक अलग किस्म का है। और वो सिर्फ एक बिल मकसद के लिए नहीं लाया गया था, वो सिर्फ एक मकसद था कि हमने ड्रामा करना है। और जब ड्रामा करने के लिए कोई बिल लाया जाएगा तो आप कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप उसको सपोर्ट करेगी? अगर पीडीपी सही माने में हमदर्दी रखती है जम्मू कश्मीर के लोगों में, तो उसको पूछिए कि आपने बीजेपी के साथ क्यों अलायंस किया था, क्यों उस बीजेपी को यहां लाया जिसने हमारा स्टेट का दर्जा छीन लिया, हमारा स्पेशल स्टेटस का दर्जा छीन लिया। आज हमें क्यों ये नौबत आ गई कि ये जमीनें बचाने के लिए हमें बिल लाना पड़ रहा है? आखिर इसकी वजह क्या है? और इसकी वजूहत यही है कि पीडीपी ने जो अलायंस बीजेपी के साथ किया, वो अब ना जाने कितनी नस्लों को हमें भुगतना पड़ेगा। लेकिन फिर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस कोशिश कर रही है कि हम जम्मू कश्मीर को दोबारा से उसी तरीके से मजबूत करें जो जम्मू कश्मीर का ख्वाब शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने देखा। अच्छे होंगे तो हर सुबह अच्छी होती है। आप जब घर से निकले यही उम्मीद करके निकले कि मेरी आज का दिन अच्छा हो, और हम भी यही उम्मीद करके निकले कि हमारा दिन अच्छा हो, आपका भी अच्छा हो, मेरा भी अच्छा हो, सबका अच्छा हो। एक्टर इमरान हाशमी इन दिनों अपनी आगामी फिल्म हक को लेकर सुर्खियों में है। फिल्म में उनके साथ यामी गौतम मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। यह एक कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म है जिसकी कहानी 1985 के मशहूर शाहबानो बेगम केस से प्रेरित बताई जा रही है। देखिए, सेंटिमेंट्स के बारे में अभी मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाना चाहूँगा, बस मैं इस फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में कहना चाहूँगा कि मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि मैंने इस फिल्म को जब फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो यस, मैंने एक क्रिएटिव एक एक्टर के नज़रिए से देखा था, लेकिन पहली बार अपने करियर में मुझे देखना पड़ा कि एक सेंसिटिविटी जहाँ पे होती है एक कॉम को लेकर, कम्युनिटी को लेकर, मेरी कम्युनिटी को लेकर, आई हैव टू बी थोड़ा कॉग्निसेंट और एक अलग तरीके से मुझे इसको एनालाइज करना पड़ेगा। जो मैंने एक्सट्रैपलेट किया इस फिल्म से वो ये है कि एक बहुत ही बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इसमें हम कोई ऐसी बात नहीं छेड़ रहे हैं जो एक कॉम के अगेंस्ट हम उंगली उठा रहे हैं या किसी तरह का जजमेंट पास कर रहे हैं। इट जस्ट सो हैपेंड कि ये उस मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, अहमद खान और शाहबानो, बट इट्स अ वेरी बैलेंस्ड स्टोरी एंड इट्स एग्जैक्टली हाउ इट प्लेड आउट इन 1985। अब वो केस इसलिए इतना मीन्स वॉलेटाइल था और इतने सारे डिबेट्स और सब शुरू हुए थे। इट बी इंटरेस्टिंग टू नो कि जब ये फिल्म रिलीज होगी इसका जो रिएक्शन होगा जब लोग सिनेमा हॉल में देखेंगे, ये मुझे एक्चुअली आई डोंट नो। मैं खुद कह रहा हूं, मुझे पता नहीं है कि लोग बाहर आके क्या उनका, मगर एज ए लिबरल मुस्लिम मैं ये कह सकता हूं कि आई हैड नो प्रॉब्लम्स विद द व्यू पॉइंट ऑफ द फिल्म, क्योंकि हम किसी कम्युनिटी को मिलाइन नहीं कर रहे हैं। अगर होते तो मैं ये फिल्म नहीं करता, बट इसमें कोई ऐसी मिलाइनिंग वाली बात नहीं है। एंड जस्ट टू गिव अ व्यू पॉइंट ऑफ द काइंड ऑफ मुस्लिम आई एम। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की ओर से मंगलवार को जारी घोषणा पत्र को लेकर एनडीए नेताओं का हमला
तेज हो गया है। सत्ताधारी दल के नेता इसे हवाबाजी बता रहे हैं। इस बीच आज बीजेपी नेता गुरु प्रकाश पासवान ने इस घोषणा पत्र को लेकर बड़ी बात कह दी, जिसके बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। देखिए, सबसे पहली बात यह है, ये महागठबंधन का जो महाप्रण आया है, तेजस्वी प्रण आया है, आप डायस में आप देख लें, सारे पार्टी के नेता थे। तो ये कोई आरजेडी का अकेले का नहीं, बल्कि पूरे महागठबंधन का एक घोषणा पत्र है। नंबर 2, जितने भी हम लोगों ने घोषणाएं की वो सबको हम लोगों ने पूरा किया है। जहां जहां जिन राज्यों में हमारी सरकारें है या पहले भी थी, वहां हम लोगों ने पूरा किया है। तो अविश्वास करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बोल के भी पूरा नहीं करती। मोदी जी की गारंटी, मोदी की गारंटी क्या थी? विदेश से काला धन लाएंगे, 15-15 लाख बांटेंगे, 11 साल बीत गया। 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, वो कहाँ है? अच्छे दिन कहाँ हैं? इसी बिहार में मोदी जी ने क्या कहा था? 50 लाख करोड़ दूं कि 60 लाख करोड़ दूं, और बढ़ते बढ़ते 125 लाख करोड़ के बाद बोले थे। अब कहाँ है? तो आप अपने जैसे दूसरों को मत समझिए। राजधानी दिल्ली की हवा अब भी जहरीली बनी हुई है। शहर का आसमान धुंधला है, हवा भारी है और हर सांस में धुएं की गंध महसूस हो रही है। लोगों की आंखों में जलन, गले में खराश और खांसी जैसी शिकायतें जारी हैं। जी, पोल्यूशन बढ़ रहा है। ये क्या नाम, बाइक चलाने में दिक्कत होती है, आंखों में वो जलन में होती है, क्या नाम है, जुकाम भी होता है इसमें। और इसके पोल्यूशन का थोड़ा कंट्रोल करा जा। दिल्ली में ज़्यादा पोल्यूशन है तो दिक्कत होती है। ये टाइम चल रहा है ना दिवाली का, इसका थोड़ा कंट्रोल करा जाए। यहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है, श्वास लेने में दिक्कत होता है, तो खांसी से खांसी बुखार आता है। जैसे कि हम लोग उड़ीसा से आए हैं, यहाँ का खाली ठंडा प्रदूषण ज़्यादा है। उड़ीसा में पोल्यूशन कम था? ना, उड़ीसा में उतना पोल्यूशन नहीं है। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज प्रदूषण को लेकर दिल्ली की रेखा सरकार पर लगातार हमलावर बने हुए हैं। वो क्लाउड सीडिंग को लेकर भी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आर्टिफिशियल रेन को लेकर उन्होंने आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। भारद्वाज ने सरकार पर आर्टिफिशियल रेन के नाम पर ड्रामा करने का आरोप लगाया है। दिल्ली के अंदर प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और दिल्ली सरकार के तौर पे उनसे उम्मीद की जाती है कि वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट रखते हुए, जो हमारे संविधान में अंकित है, सरकार के पैसों का सदुपयोग करें, सरकार के पैसे की बर्बादी ना करें। और अगर जानते बूझते पब्लिक के टैक्स के पैसे को जाया किया जाता है तो सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते हैं कि आपने जानबूझ के कुछ किया। भ्रष्टाचार कभी कभी पैसे का होता है, कभी कभी झूठी वाहवाही का होता है, कभी कभी पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए होता है, कभी कभी पब्लिक की डाइवर्जन, पब्लिक मूड डाइवर्ट करने के लिए, माइंड डाइवर्ट करने के लिए होता है। सबसे पहले जब दिल्ली सरकार ने कहा कि हम क्लाउड सीडिंग कराएंगे, तो मॉनसून के दौरान दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री और मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कृत्रिम वर्षा कराएंगे। मैंने प्रेस वार्ता करके कहा कि क्या मजाक है, जब मॉनसून के अंदर वैसे ही बारिश होती है तो आप आर्टिफिशियल बारिश करा के क्या करना चाहते हैं। और फिर दिल्ली सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए। फिर कहा गया कि साहब हम दिवाली के अगले दिन कराएंगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, वेलकम है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। दिवाली के अगले दिन आप बारिश करा दें, सारा का सारा प्रदूषण जो था वो नीचे आ जाएगा। मगर दिवाली के बाद वर्षा नहीं हुई। हमने सवाल पूछे, क्योंकि सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण नहीं आया, तो हमने सवाल पूछे कि क्यों नहीं हुई।
तो मुख्यमंत्री जी की तरफ से और मंत्री जी की तरफ से स्पष्टीकरण आया। 29 अक्टूबर 2025 को दिन तय कर दिया गया कि 29 अक्टूबर को हम क्लाउड सीडिंग कराएंगे। हमने कहा चलिए ठीक है, मगर समस्या क्या हुई कि 27 अक्टूबर छठ की शाम को संध्या अर्घ के समय हल्की फुल्की बारिश दिल्ली के कई इलाकों में हो गई। हमारे यही हो रही थी, मैं खुद आपको बता रहा हूं, आप नपवा लीजिए, पूछ लीजिए, चिराग दिल्ली के आसपास बारिश हुई हल्की फुल्की। तो इनके दिमाग में ये आइडिया है, ये मौका है पब्लिक को बेवकूफ बनाने का। हम कह रहे थे अब हम कराने वाले हैं, क्योंकि सारे बादल बने हुए थे। अगर आपको याद हो, आप पत्रकार सब लोग तो बाहर रिपोर्टिंग कर रहे थे, 27 तारीख की शाम को पूरा बादल था दिल्ली के ऊपर। आपको याद होगा 6 साढ़े 6 बजे का टाइम था संध्या अर्घ का, मगर बहुत जगह लोगों ने 4 साढ़े 4 बजे अर्घ दे दिया क्योंकि सूरज छिप गया था बादलों में। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती एक बार फिर मुसलमानों को साथ लाने में जुटी हुई हैं। 2022 और 2024 के चुनाव में मिली हार का ठिकरा मुसलमानों पर फोड़ने वाली मायावती बसपा के मुस्लिम भाईचारा संगठन को फिर से जिंदा करने जा रही हैं। वो आज उत्तर प्रदेश के विभिन्न संभागों में नियुक्त पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रही हैं। यह मुस्लिम समुदाय के बीच पार्टी की पहुंच को मजबूत करने के प्रयासों का हिस्सा बताया जा रहा है। मायावती ने इससे पहले मंगलवार को मुसलमानों को लेकर भाजपा के नेता के बयान पर प्रतिक्रिया दी थी। पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के मुस्लिम लड़की लाओ नौकरी वाले बयान पर मायावती ने कहा कि सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। यही व्यापक जन व देश हित में 2022 के विधानसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव में हार के लिए मायावती ने मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम बसपा को समझने में नाकाम रहे। लोकसभा चुनाव में एक भी सीट जीतने में विफल रहने के बाद पार्टी अध्यक्ष मायावती ने कहा था कि टिकट वितरण में अच्छा खासा प्रतिनिधित्व मिलने के बावजूद मुस्लिम समुदाय ने उनकी पार्टी को वोट नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम समुदाय बहुजन समाज पार्टी परिवार का एक महत्वपूर्ण अंग है। पिछले चुनाव और इस बार के संसदीय चुनाव में भी उचित प्रतिनिधित्व दिए जाने के बावजूद पार्टी को ठीक से नहीं समझ पा रहा है। ऐसे में पार्टी उन्हें भविष्य में होने वाले चुनाव में बहुत सोच समझ कर ही मौका देगी, ताकि भविष्य में हमारी पार्टी को हर बार की तरह भारी नुकसान न उठाना पड़े। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के समर्थन में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिवान के रघुनाथपुर में आज जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने ओसामा और शहाबुद्दीन का नाम लिए बिना कहा कि मुझे आश्चर्य हुआ कि रघुनाथपुर आया। आरजेडी ने यहाँ से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए पूरे क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया में कुख्यात रहा है कि आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। और बहनों और भाइयों, इसीलिए तो मैं कहता हूं, हमने यूपी के अंदर एक बात कही कि भाई देखो, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, और जीरो टॉलरेंस के तहत आज आप देख रहे होंगे आरजेडी और उनके लोग आज भी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के मंदिर का विरोध कर रहे हैं। सीतामढ़ी और उसके आसपास के क्षेत्र में मां जानकी के भव्य मंदिर के निर्माण और कॉरिडोर के विकास के लिए किए जाने वाले कार्य का विरोध कर रहे हैं। ये आरजेडी के लोगों को बताना चाहिए, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होने के पहले उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में राजर्षि दशरथ जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण पहले किया, महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया, और फिर 500 वर्षों के कलंक को मिटाते हुए भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त किया।
ओवैसी ने कल कहा था कि भाजपा को मुसलमान वोट न दे। इस पे अब चिराग पासवान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कैसी सोच उनकी समझ जाइए कि सोच के साथ यह बिहार में आए हैं और हम लोगों ने तो सबके लिए काम किया है और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास को लेकर काम किया है। सभी योजनाओं का फ़ायदा सभी लोगों को मिलता है, उसमें कहाँ कोई भेदभाव है। यह इस तरह की बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। हम तो कहते हैं कि मुसलमान उनसे निकालिए और आप सभी लोगों पर जिम्मेदारी फिक्स कीजिए। देखिए, इन लोगों ने जिस तरीके से मुसलमानों को अपनी जागीर समझा हुआ है, किस हक से आप बोल रहे हैं कि भाई मुसलमान वोट दे नहीं दे? ये एक व्यक्ति का अपना स्वतंत्र अधिकार है और आप मताधिकार के लिए आप मना कर रहे हैं। एक ऐसा अधिकार जिसका इस्तेमाल देश के हर एक नागरिक को करना चाहिए, जिस पर भी वो नागरिक विश्वास रखता है, अपने भले के लिए, अपने भविष्य के लिए, जिसको भी वो चुनना चाहता है, उसको अपने मत का अधिकार उस व्यक्ति को जिताने के लिए करना चाहिए। लोकतंत्र में किस तरीके की सोच को बढ़ावा देने का कार्य ओवैसी साहब कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि आपकी जीत नहीं होती, सिर्फ इसीलिए कि अगर आपके विधायक जीत के भी आते हैं तो वो आपका साथ छोड़ देते हैं। इस डर से आप मुसलमानों के बीच में कब तक भय की राजनीति करेंगे? और मैं एक बार फिर से मैं दोहराता हूँ, मुसलमानों के लिए मैं दोहराता हूँ कि भैया बहुत हो गया, डर की राजनीति से अपने आप को इस्तेमाल करने देना बहुत हो गया। निकलिए अब इन सारी चीजों से। कब तक डर डर के आप इसको नहीं है सत्ता में आए इसके लिए वोट करेंगे? अरे लाइए ना, जिसको आप सत्ता में लाना चाहते हैं उसके लिए वोट कीजिए और उसकी जवाबदेही तय कीजिए। बोलिए उसको कि भैया आज हमने तुमको चुन के भेजा है, हमारे लिए क्या कियो। अगर यही जवाबदेही तय की होती 15 सालों में जब राजद का शासन था, देश में जब लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार थी, मुसलमानों ने अगर ये जवाबदेही तय की होती तो संभवतः आज इनके हालात ऐसे नहीं होते। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये जानकारी नहीं देती कि भैया मुसलमानों के हालातों की क्या हालत है। वही महागठबंधन के घोषणा पत्र पर तेजस्वी यादव ने कहा कि यह प्रण है, हम लोग मिलकर पूरा करेंगे। बड़ी घोषणाएं हम लोगों ने की है, पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। एक सवाल के जवाब में कहा कि 17 महीने में जितना मैंने काम किया है गिरिराज सिंह ने अपने जीवन में नहीं किया है। हम लोगों ने जो घोषणा की है ये प्रण हम लोगों का है, इसको हम लोग जो है मिलकर के जो है पूरा करेंगे। और साथ ही साथ जो है इसमें बड़ी घोषणाएं जो है हम लोगों ने की है। अब देखिएगा, संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग कर्मी, कर्मचारियों को तो हम लोग जो है स्थायी करेंगे। साथ ही साथ ओपीएस जो है, ओल्ड पेंशन जो स्कीम जो था, वो जो है हम लोग लागू करने का काम करेंगे। और खास तौर पे पत्रकार भाइयों के लिए कमिश्नरी वाइज जो है, प्रमंडलीय वाइज प्रेस क्लब जो है वो बनाया जाएगा। और उसके बाद जो है लोगों के लिए पत्रकार हॉस्टल का भी निर्माण जो है हम लोग जो है कराने का काम करेंगे। तो इसमें आप देखिएगा हर एक चीज सब लोगों के लिए है। और जो ट्रांसफर पोस्टिंग जितने सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे हमारी अस्पताल में जितनी नर्सेज होती हैं वो हो, या टीचर्स होती हैं, उन सबको 70 किलोमीटर के अंदर के दायरे में ही ट्रांसफर पोस्टिंग जो है हम लोग कराने का काम करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि 3 साल तक मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं सभी को परमानेंट कर दिए, क्यों नहीं 30,000 वेतन तय कर दिए? गिरिराज सिंह ने कहा कि 3 साल मुख्यमंत्री आप रहे, क्यों नहीं परमानेंट कर दिए? 17 महीने 18 महीने में जितना काम हुआ वो गिरिराज सिंह आज तक अपने जीवन में नहीं किया है। नीतीश कुमार समझे? गवर्नमेंट जो भी सारी चीजें हैं, भाषा भी है, सब लोग हर पॉइंट को आपने बेहतर तरीके से निकाला है। लेकिन विपक्ष यानी कि एनडीए ये पूछ रहा है कि ये सब करेंगे कैसे, पैसा कैसे आएगा, वो पूरा प्रिंट नहीं बता, वो अपना बताए हैं। उनका तो घोषणा ही पत्र नहीं आया, पहले उनसे तो पूछो कि घोषणा पत्र कब आएगा उनका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गाजा शांति समझौता आखिरकार फेल हो गया है। इजरायल ने एक बार फिर से गाजा पर एयर स्ट्राइक कर दी है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गाजा पर धमाकेदार हमला करने का आदेश दिया है। नेतन्याहू ने दावा किया है कि यह कदम हमास के बार बार अटैक करने की वजह से उठाया गया है। ट्रंप ने दुनिया के कई बड़े नेताओं के सामने शांति समझौता करवाया था, लेकिन इस पर
समझौते की अब धज्जियां उड़ती हुई दिख रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली हमले में अभी तक 33 लोगों की मौत हुई है। वहीं कई लोग घायल भी हुए हैं जिन्हें अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। रक्षा मंत्री इजराइल कार्ज ने हमास पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उसने इजरायली सैनिकों पर हमला कर दिया और जान गंवा चुके बंधकों को लौटाने की शर्त का उल्लंघन किया है। दूसरी ओर हमास ने दावा किया है कि उसने किसी भी तरह का हमला नहीं किया है और न ही शांति समझौते को तोड़ा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का पारा बढ़ गया है। उसने हमास पर गुस्सा निकालते हुए कहा कि उसने सीज फायर तोड़ा है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हमास ट्रंप के शांति समझौते के मुताबिक नहीं चल रहा है। उसने पहले इजरायली बंधकों को लौटाने से इनकार किया, फिर सवाल किया गया तो बहाना बनाने लगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने काफ़ी कोशिशों के बाद इजराइल और हमास के बीच शांति समझौता करवाया था, लेकिन अब उनकी कोशिशों पर पानी फिर गया है। इजराइल ने हमास पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाया तो दूसरी ओर हमास ने इससे साफ इनकार कर दिया। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में उस वक्त हाहाकार मच गया जब पुलिस ने ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ सख्त एक्शन लिया। ब्राजील पुलिस ने ड्रग्स माफिया रेड कमांडो के खिलाफ इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन चला दिया है। उसने हेलीकॉप्टर से बम बरसाए और गैंग से जुड़े लोगों को ढूंढकर मारा। इसकी वजह से रियो में दहशत का माहौल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ड्रग्स के खिलाफ छेड़े ऑपरेशन के दौरान 64 लोगों की जान चली गई। इसमें अधिकतर ड्रग लॉर्ड हैं। ड्रग लॉर्ड ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि अवैध रूप से नशीले पदार्थों का व्यापार या फिर तस्करी करते हैं। एक बड़े ड्रग नेटवर्क के मालिक होते हैं। पुलिस की गोलियों से 60 ड्रग तस्कर मारे गए हैं। इस ऑपरेशन में कुछ पुलिसकर्मी भी शहीद हुए हैं। ब्राजील पुलिस का ये ऑपरेशन रियो डी जेनेरियो शहर में चल रहा है। यहाँ युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। रियो की गलियों में काफ़ी गोलीबारी हुई है। ये शहर ड्रग तस्करों का सबसे बड़ा अड्डा माना जाता है। ड्रग तस्करी का सिंडिकेट चलाने वाले कमांडो को ब्राजील के रेड कमांडो कहा जाता है। ये ग्रुप ड्रग तस्करी के साथ साथ हथियारों की स्मगलिंग और ज़मीन पर अवैध कब्जे के लिए जाना जाता है। हिंदी समाचार यही समाप्त होता है। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।